अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखें, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे। उन डिफेक्ट्स को या उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए एक साइंसदान आया जिसका नाम था नील बोहर। ठीक है, ये उसी की लेबॉर्ट्री में कोवर्कर था, उसके साथ काम करता था। तो इसने एक मॉडल दिया जिसे हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ये मॉडल किस लिए आया? आप कह सकते हो कि ये मॉडल इसलिए आया कि ये रदरफोर्ड के मॉडल में जो डिफेक्ट थे उनको एक्सप्लेन करने आया, या ये मॉडल रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल को मॉडिफाई करने आया। अब ये मॉडल किस पे बेस करता है? ये मॉडल बेस करता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक। और वो थ्योरी क्या कहती है कि एवरीथिंग इज क्वांटाइज्ड। तो इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन, मसला किस पे आ रहा था उसमें रदरफोर्ड्स मॉडल में, कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एनर्जी लूज करनी चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशंस नहीं आ रही थी। तो इसने कहा कि हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रहता हो उस शेल में वो ना एनर्जी लूज करता हो ना एनर्जी इमिट करता हो। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल में है तो पहले शेल में वो ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है तो वो ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, सेम केस अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो अब वो उस स्टेट में नहीं रहेगा जिस स्टेट में पहले था। उस स्टेट से जंप करेगा कहां? हायर स्टेट में। जहां था उस स्टेट को कहा जाएगा ग्राउंड स्टेट या स्टेशनरी स्टेट या अलाउड स्टेट। उस स्टेट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप करेगा हायर स्टेट में, तो उस स्टेट को कहा जाएगा एक्साइटेड स्टेट। तो दिस इज हाउ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। सेम केस अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से ग्राउंड स्टेट में आएगा, दैट इज एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी लूज करेगा। कितनी एनर्जी लूज करेगा? जितना दो एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस हो। तो ये एमिशन हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गई। ये एमिशन एब्जॉर्प्शन रेडिएशन की सूरत में होगी, लाइट की सूरत में होगी, और वो किसके बराबर होगा? एक फोटोन की। ठीक है, फिक्स्ड क्वांटा इज कॉल्ड, या क्वांटा ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन, और वो किसके बराबर दी जाएगी? E इज इक्वल टू एच न्यू। और इसको बेस बना के इसने ये भी बताया कि स्टेशनरी स्टेट्स में उसका एंगुलर मोमेंटम इसने कैलकुलेट किया सरकमफेरेंस के थ्रू। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हेडिंग देते हैं हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये थोड़ा सही है। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल 1911 में आया था। क्यों आया था? टू एक्सप्लेन द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि अगर एटम्स कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेंगे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जबकि एटम का लाइन स्पेक्ट्रा है। या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज फॉर मॉडिफिकेशन किसकी? ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और ये किस पे बेस करता है? ये बेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब इसके अजम्पशंस हैं कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन in any orbit, neither it loses nor it gains energy.
जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहेगा ना वो एनर्जी लूज करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा। इट मींस इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, और इसका मतलब है उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एंड उस स्टेट को, ठीक है, दैट स्टेट विल बी कॉल्ड एज, that state will be named as stationary or allowed or ground state। स्टेशनरी स्टेट, अलाउड स्टेट या ग्राउंड स्टेट वहां पे रहेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अवेलेबल हो, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। पहले शेल की एनर्जी है, आर्बिट्ररी सपोजिशंस हैं, ठीक है, इसकी है 2 जूल, इसकी है 8 जूल, इसकी है सपोज 15 जूल, इसकी है 25 जूल, ठीक है। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अपने लिए, ये इनकी ग्राउंड स्टेट है, स्टेशनरी स्टेट है। अगर समहाउ इसको एनर्जी मिल जाए, ठीक है, इसके ऊपर 3 फोटॉन्स आके स्ट्राइक करें, ठीक है, 3 फोटॉन्स आर बीइंग, ठीक है, एक की एनर्जी हो 5 जूल, दूसरे की एनर्जी हो 4 जूल, तीसरे की एनर्जी हो 6 जूल, ठीक है। 5 जूल तो ये एब्जॉर्ब करेगा, हाँ कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी 2 थी, 5 एब्जॉर्ब की, 7 हो गई। क्या 7 वाला कोई शेल अवेलेबल है? नहीं। मिसाल के तौर पे अगर वी वांट टू गो कराची, और कराची के लिए किराया सपोज फेयर है 300, ठीक है, तो अगर हमारे पास 200 रुपए हो तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई हमें थोड़ा सा आगे उतार दो, या थोड़ा कराची से पहले उतार दो, आगे तो नहीं उतारेगा, पहले उतार दो, तो ऐसा नहीं होगा। तो सेम केस, इनको एनर्जी उतनी चाहिए जिनके एब्जॉर्ब करने के बाद इनको कोई दूसरा शेल मिले। अगर ये 5 एब्जॉर्ब करेगा तो 7 हो जाएगा, 7 से इसका कुछ बनता नहीं है। 4 एब्जॉर्ब करेगा 6 बन जाएगा, 6 से इसका कुछ बनता नहीं। जब ये 6 एब्जॉर्ब करेगा तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 पहले थी, 6 अब आई, अब इसकी एनर्जी हो जाएगी 8। मीन्स दिस एनर्जी रिजेंबल्स विद द एनर्जी ऑफ द न्यू शेल। क्यों? कि याद रख लो, देयर आर नो शेल्स बिटवीन शेल्स। शेल है तो शेल के बीच में कुछ नहीं है, कोई शेल नहीं। मिसाल के तौर पे पहला शेल, दूसरा शेल, पहले और दूसरे शेल के बीच में क्या है? कुछ नहीं। दूसरे और तीसरे शेल के बीच में क्या है? कुछ नहीं, ठीक है। तो शेल्स आर फिक्स्ड, शेल्स आर क्वांटाइज्ड। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये हायर स्टेट में जाना चाहेगा, तो इसका मतलब ये एब्जॉर्ब एनर्जी उतनी करेगा जितना 2 शेल्स के बीच में डिफरेंस हो, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहां जाएगा? अपनी नेक्स्ट स्टेट में, जो स्टेट क्या कहलाएगी? एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन absorbs energy equal to the energy difference between 2 states, it jumps to the higher state, which is named as excited state,
उसे क्या कहेंगे हम? एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, उतनी एनर्जी मिल गई जितना दो शेल्स के बीच में डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कौन सी शेल में? हायर एनर्जी शेल में। ठीक है, और ये हायर एनर्जी शेल जो है या हायर एनर्जी लेवल जो है, ये कहलाएगी स्टेशनरी स्टेट। नहीं, स्टेशनरी स्टेट नहीं, एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट टेम्पररी स्टेट होती है, वहां से ये फॉल बैक करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द लोअर स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर स्टेट में तो क्या करेगा? इट एमिट्स एनर्जी। It emits energy again equal to the difference between two states या two shells या two orbits। क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? याद रखो, दिस एमिशन या एब्जॉर्प्शन रिजल्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन। एमिशन or absorption is in the form of photon। ठीक है, तो डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होगा? E2 माइनस E1। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक डेल्टा E किसके बराबर है? h न्यू। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? बोहर ने यह अज्यूम किया कि दो शेल्स के बीच में जो ट्रांजिशन होगी, उस ट्रांजिशन में हमें जो मिलेगी एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। ठीक है, बोहर अज्यूम्ड दैट all transitions that electron acquires gives a single spectral line। ठीक है, वो क्या देगा? हमें सिर्फ एक ही लाइन देगा। और इस एक ही लाइन का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यही एनर्जी का डिफरेंस होगा, इसके अलावा कोई और एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा। और वो लाइन क्या होगी? यूनिक होगी। यूनिक का मतलब उस जैसी कोई दूसरी लाइन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हर एटम का एनर्जी डिफरेंस अपना अपना होगा। ठीक है, आगे चल के इसी बात पे इसके ऊपर मसला आया था कि सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को जब गौर से देखा गया तो वो सिंगल नहीं थी, उसमें भी बहुत सारी लाइंस थी। ये इसके डिफेक्ट में आएगा, लेकिन इस वक्त तक इसने ये कहा कि एक सिंगल यूनिक लाइन होगी। अब यहां पे अलाउड स्टेट या स्टेशनरी स्टेट या ग्राउंड स्टेट को कैसे कैलकुलेट किया जाए? हाउ टू डिटरमाइन दैट अलाउड स्टेट, स्टेशनरी स्टेट और ग्राउंड स्टेट? तो इसने ये कहा कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम मीन्स mv एंड circumference of circle, that is 2 pi r, is known as action। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है किसका? मोमेंटम का और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल मींस 2 पाई आर। इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया किसका? एक्शन का। क्यों? क्योंकि जब आपको सरकमफेरेंस पता चल जाए, मोमेंटम पता चल जाए, तो आपको ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या काम कर रहा है, कैसे है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और ये जो है ये डायमेंशनली बराबर होता है, विच इज इक्वल टू
प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर होगा। मींस मोमेंटम किसके बराबर है? mv, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r। ये इसको नाम इसने किसका दिया? इसको नाम इसने दिया किसका? एक्शन का। और ये मैथमेटिकली न्यूमेरिकली किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू h, प्लांक्स कांस्टेंट। नोट करें आप इसको। ठीक है, इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट और सम, या चलो ये आगे लिखते हैं। ठीक है, अब देखें आप, अगर हमारे पास शेल फर्स्ट हो तो मींस ये जो सरकमफेरेंस का प्रोडक्ट है ये h के बराबर होगा। अगर सेकंड शेल हो तो किसके बराबर होगा? 2h के। तीसरा शेल हो तो किसके बराबर होगा? 3h के। तो मींस दैट प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। ठीक है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं mv इंटू 2 पाई r पहले शेल के लिए, 1 इंटू h दूसरे शेल के लिए, mv इंटू 2 पाई r 2 इंटू h। और अगर n शेल लें तो ये हो जाएगा NH। अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने से ये हो जाएगा, देखो MVR और 2 पाई इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहां से एक और पैटर्न मिल गया हमें, किसको? स्टेशनरी स्टेट को समझने का। MV है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कहो आप, R है पोजीशन वेक्टर, रेडियस। ठीक है, तो जब मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम में। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेशनरी स्टेट्स आर दोस इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। मीन्स अगर पहला शेल है तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? h अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1। दूसरा शेल है तो किसके बराबर होगा? mvr इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन h पाई। तो मीन्स स्टेशनरी स्टेट्स आर दोस, स्टेशनरी स्टेट्स वो हैं जिसमें इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल हो? h ओवर 2 पाई का। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फॉर n इज इक्वल टू 1, पहले शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आप कहोगे mvr, n की जगह क्या आ जाएगा? 1 इंटू h अपॉन 2 पाई। सेम केस अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फॉर n इज इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा? mvr 2 इंटू h अपॉन 2 पाई। तो याद रखो ये 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? mvr इज इक्वल टू h अपॉन पाई। सेम केस तीसरे से निकालें तो तीसरे से ये आ जाएगा। तो ये जो था ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल था। ये एटम के लिए रदरफोर्ड्स के जो मॉडल था उसके डिफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आया था। और ये मॉडल जब हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो वहां से हमें डिफरेंट कैलकुलेशंस मिलेंगी। रेडियस कैलकुलेट करने का तरीका मिलेगा हमें,
वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका मिलेगा हमें, एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका मिलेगा, फ्रीक्वेंसी का, वेव नंबर का। तो ठीक है, आप इसको नोट करें, इसके बाद हम फिर वो डिस्कस करते हैं। हाँ, तो बोहर मॉडल को अप्लाई करके हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट एटम है, तो हाइड्रोजन के ऊपर बोहर मॉडल को अप्लाई करके रिजल्ट्स निकाली जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्लस चार्ज, और उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। मान लें इलेक्ट्रॉन का रेडियस, जिस शेल में घूम रहा है उसका रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में घूमेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, Ze²/r, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है, mv²/r। दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके जब कैलकुलेशन की जाएगी तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब यहां अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यूज जो हैं, h², h प्लांक्स कांस्टेंट है, पाई m z, ये सारी वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को हम रखते हैं किसके बराबर, 4π²m Ze²। ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, और ये वैल्यूज जब रखेंगे तो इन सारी वैल्यूज का जवाब कितना आ जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। और इसी को कभी कभी A0 के बराबर भी लिखा जाता है। और A0 क्या है, A0 एक नई चीज है। इस नई चीज का नाम क्या है, इस नई चीज का नाम है बोहर्स रेडियस। ठीक है, इस नई चीज को क्या कहेंगे हम, बोहर्स रेडियस। ठीक है, और R बराबर किसके हो जाएगा, n स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम आपको पता है, एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये भी एक वैल्यू, ठीक है। अब ये जो n है, दिस n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल। ये n किसको जाहिर करता है, ये n नंबर ऑफ शेल को जाहिर करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल हम यहाँ ये एक नतीजा निकाल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ शेल्स। शेल्स बढ़ते जाएंगे तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा, शेल्स कम होंगे तो रेडियस भी कम होता जाएगा। अगर यहाँ आप R1 रखोगे तो R1 किसके बराबर होगा, 1 स्क्वायर इंटू 0.529, तो 1 का स्क्वायर वही आएगा। तो पहले शेल का रेडियस कितना आ जाएगा, 529 एंगस्ट्रॉम। अगर आप R2 निकालोगे तो R2 क्या हो जाएगा, n की जगह आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 0.529, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.529। तो यहां से ये नतीजा सेम केस, ये और इसको थोड़ा नोट करें, 3 स्क्वायर इंटू 529, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर आपने नोट किया हो तो हम ये कह सकते हैं कि पहले रेडियस से, यहां एक इंपॉर्टेंट नतीजा देने लगा हूं आपको मैं, कि भाई रेडियस ऑफ 2 इज 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल। दूसरे शेल का जो रेडियस है वो फर्स्ट शेल से कितने टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स। ठीक है, और सेम केस तीसरे शेल का रेडियस फर्स्ट शेल से कितने टाइम्स ज्यादा है, 9 टाइम्स। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सवाल है कि भाई दूसरे और तीसरे शेल में रेशो निकालें। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, दूसरे और तीसरे शेल में। रेडियस के बाद हम चलते हैं कहां, एनर्जी के ऊपर। ठीक है, इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से, तो हम फिर एनर्जी के ऊपर चलें। अब इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन में घूम रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और किसी लोकेशन पोजीशन पर है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2mv², पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, -ZE²/r। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है किसके बराबर, mgh के बराबर। हाँ जी, mgh के बराबर है, बिल्कुल है, लेकिन वो कब, जब ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। ये ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होगा, -ZE²/r। और ये नेगेटिव साइन हमने क्यों डाला है, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब है कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे जाएगा तो वहां पे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और इन्फिनिटी का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन शेल से बिल्कुल आउट हो गया, एटम की रेंज से दूर हो गया। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या बन जाएगा, -2π²mz²e⁴/NH²। तो यहां से ये नतीजा आप निकाल सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से सुनना, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस होने का मतलब यही है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द शेल्स। ठीक है, एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द शेल्स के। अब ये सारी चीजें देख लें, अब ये सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट। अगर इनकी वैल्यूज रखेंगे तो आप जवाब आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 निकालें हम, तो E1 क्या होगा, -13.6/1 का स्क्वायर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। सेम केस अगर हम E2 निकालें तो E2 किसके बराबर होगा, -13.6/4 का 2 का स्क्वायर, तो -13.6/4, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3.40 आई थिंक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेम केस अगर तीसरा लिखें हम तो -13.6/3 का स्क्वायर, तो -13.6/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इज इंक्रीजिंग। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, अहम नतीजा देने लगा हूं। अगर आप एनर्जी डिफरेंस निकालो, मैंने क्या कहा भाई, -13.6 बढ़ा या -3.4 बढ़ा, आपने पढ़ रखा होगा, माइनस में वैल्यू जितनी छोटी उतनी वैल्यू बढ़ी। -1.51 बढ़ा या -3.40 बढ़ा, तो -1.51 बढ़ा। लेकिन अगर मैं कहूं कि व्हाट अबाउट द एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है एक। ठीक है, कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी इज इंक्रीजिंग, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जैसा जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेकिन मार्कर मजा नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम ये लें क्या कि एनर्जी डिफरेंस, आप देखो यहां डिफरेंस निकालोगे तो यहां 10 के लगभग डिफरेंस आएगा, यहां एनर्जी डिफरेंस निकालोगे तो यहां एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, 1.5 के बराबर। तो मींस एनर्जी डिफरेंस इज डिक्रीजिंग। एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसको नोट करें। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको किसे पता है, किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, तो उसका फार्मूला ये है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर, वेव नंबर को किससे जाहिर करते हैं, न्यू बार से। और स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ा दी थी, ये समझा दिए थे टॉपिक। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो न्यू बार किसके बराबर है, RH/Z² 1/n1² - 1/n2²। n1 लोअर एनर्जी लेवल, n2 हायर एनर्जी लेवल। RH क्या है, RH है ज़ेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 109,678 पर सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां
अब इसको अप्लाई करते हैं जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन में न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में जो आम सिचुएशन में कहाँ रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा दी जाए तो ये जाहिर सी बात है जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा दी जाए तो ये जंप करेगा कहाँ, हाई एनर्जी लेवल में। ये हम लोवेस्ट एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट शेल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप करके किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वहां पे आपको पता है एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट क्या है, अनस्टेबल स्टेट है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन फॉल बैक करेगा, दोबारा कहां आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, इट हैज टू लूज एनर्जी, ये एनर्जी लूज करेगा, और इस एनर्जी को लूज करेगा तो कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। और डिफरेंट साइंसदानों ने इसको स्टडी किया था, डिफरेंट साइंसदानों ने इसको देखा था, तो उन्होंने इसका अपने अपने हिसाब से नाम रख दिया। याद रखें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा कहां, फर्स्ट शेल में, ठीक है, कहां से आ सकता है, तो भाई फिफ्थ से, फोर्थ से, सिक्स्थ से, थर्ड से, सेकंड से, कहीं से भी आ सकता है। तो ये जो एक सीरीज बनेगी, उस सीरीज को स्टडी किया था लाइमन नामी साइंसदान ने, तो ये सीरीज बन गई थी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज याद रखें कब बनेगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहां, फर्स्ट शेल में। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स इन फर्स्ट शेल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जंप करेगा तो जो सीरीज बनेगी उस सीरीज का नाम क्या है, लाइमन सीरीज है। तो लाइमन सीरीज का मतलब कि N1 लोअर एनर्जी शेल क्या होगा 1, और N2 हायर एनर्जी शेल क्या होगा, हायर एनर्जी 2 भी हो सकता है, 3, 4 सो ऑन। जब इसको देखा गया तो ये कहां पाया जाता है, इट इज फाउंड इन, ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है अल्ट्रा वायोलेट रीजन, ठीक है। मैंने स्पेक्ट्रम में आपको बताए थे विजिबल रीजन, विजिबल से जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अल्ट्रा वायोलेट, जिसकी विजिबल से कम वो इंफ्रारेड, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। सेम केस नोट करें इसको, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है दूसरे शेल में, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स इन शेल 2, ठीक है, पहले शेल में जंप किया तो नाम क्या बना, नाम बना लाइमन। दूसरे शेल में जंप किया तो नाम बनेगा बामर सीरीज, ठीक है। तो सीरीज नंबर 2 दैट इज बामर सीरीज। अब बामर सीरीज क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो, हायर स्टेट में हो, ठीक है, और वहां से जंप करे कहां, सेकंड शेल में। इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू सेकंड शेल फ्रॉम हायर शेल्स, ठीक है, फ्रॉम आउटर शेल्स, ठीक है। जाहिर सी बात है इमिशन तब होगी जब आउटर शेल्स से आएगा, ठीक है, मींस बाहर वाले शेल से आएगा। तो मींस यहां हमें पता चल गया कि N1 इज इक्वल टू 2 एंड N2 क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सो ऑन। इसको जब नोटिस किया गया तो ये कहां मिलता है, ये मिलता है इन विजिबल रीजन, ठीक है। यही रीजन है कि सबसे पहले जो डिस्कवर्ड
लाइंस थी वो बामर लाइंस थी। ठीक है, स्टूडेंट्स समझते हैं कि सबसे पहले डिस्कवर लायमन हुई, नहीं, सबसे पहले डिस्कवर कौन सी हुई? बामर। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो विजिबल रीजन में फॉल करती है, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 जो है हमारे पास सीरीज जो है वो है पास्चन सीरीज। ठीक है, नंबर 3 इज पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज किसे कहते हैं? अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करे कहां? थर्ड शेल में। ठीक है, जंप करे कहां? थर्ड शेल में। तो जो सीरीज बनेगी उस सीरीज का नाम क्या है? पास्चन सीरीज। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स इन टू थर्ड शेल फ्रॉम आउटर शेल्स, आउटर शेल से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे तीसरे शेल में, तो जो सीरीज होगी उसे क्या कहेंगे? पास्चन सीरीज। इसका मतलब N1 हमारे पास होगा 3 और N2 होगा 4, 5। अब ये सीरीज कहाँ है? ये सीरीज है हमारे पास इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, नंबर 4 जो है हमारे पास, नंबर 4 है हमारे पास, क्या है नंबर 4? लायमन बार्मर पास्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज किसे कहते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करे कहां? जंप्स इन फोर्थ शेल फ्रॉम आउटर शेल्स, जंप करे फोर्थ शेल में, कहां से? आउटर शेल से, तो इसे कहा जाएगा ब्रैकेट सीरीज। मींस N1 इज इक्वल टू 4 एंड N2 क्या होगा? 4 के अलावा 5, 6। ठीक है, तो मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में जंप करे, ठीक है, ये, ठीक है, एक और लाइन बना देते हैं, तो ये सीरीज क्या कहलाएगी? ब्रैकेट। ठीक है, और ये सीरीज कहां पाई जाती है? इट इज फाउंड इन फार इंफ्रारेड, या जिसे फार इंफ्रारेड रीजन भी कहते हैं हम। ठीक है, दैट इज ब्रैकेट सीरीज। नंबर 5 सीरीज जो है वो नंबर 5 सीरीज है हमारे पास फुंड सीरीज। ठीक है, पी फुंड भी पढ़ते हैं, फुंड पढ़ें आप, फुंड सीरीज। ये क्या होगा? ये तब बनेगी जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करे कहां? 5th शेल में। कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करे 5th शेल में आउटर शेल से, तो दैट सीरीज इज फुंड सीरीज। ठीक है, तो इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स इन 5th शेल फ्रॉम आउटर शेल्स, ठीक है, N1 कितना होगा? N1 होगा 5, N2 कितना होगा? 6, 7। ये भी कहां है? ये भी इनफार इंफ्रारेड, रेड रीजन। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस स्टडी की थी किसने? बोहर्स ने, जब हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई किया गया था, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऐसे एक्सप्लेन किया गया। अब ये फार्मूलाज देखें आप, ये जो फार्मूले हैं, इन फार्मूले में ये जो सारी वैल्यूज हैं हमने अप्लाई किसके ऊपर की हैं? हाइड्रोजन के ऊपर की हैं। लेकिन अगर आप इसी फार्मूले को हाइड्रोजन के अलावा किसी और के ऊपर भी अप्लाई करना चाह रहे हो, मींस ये जो रेडियस वाली कैलकुलेशन है, इफ यू वांट टू अप्लाई अदर देन हाइड्रोजन, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? देखो, उसके लिए फार्मूला होगा R इज इक्वल टू, ये 0.529 तो है, ठीक है, 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, ये फॉर हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अगर आप लिथियम लेंगे तो वहां फिर आपको Z लेना पड़ेगा, 1 नहीं लेते हम। ठीक है, सेम केस अगर एनर्जी वाला फार्मूला देखें आप, तो यही एनर्जी वाला फार्मूला अगर आप किसी और के लिए इस्तेमाल करें, तो एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर।
ठीक है, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इफ यू टेक द फार्मूला फॉर एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, तो फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करें। तो इसके बाद हम इसके डिफेक्ट और कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। ये कुछ MCQs लिखे हैं मैंने। अब वीकनेसेस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में ये है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल सिर्फ अप्लाई होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर। मींस ऐसी स्पीशीज जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो उसी के ऊपर अप्लाई होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। पहला इसका ये डिफेक्ट है कि you cannot apply Bohr's atomic model on multi-electron system। मीन्स ऐसी स्पीशी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, आप उसी के ऊपर अप्लाई करोगे। एक से कम है वहां पर भी अप्लाई नहीं होगा, एक से ज्यादा है वहां पर भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप इसको हीलियम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर आप चाहते हैं कि हीलियम पे अप्लाई हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। मींस हीलियम न्यूट्रल पे अप्लाई नहीं होगा, हीलियम प्लस पे अप्लाई हो जाएगा। हीलियम प्लस का मतलब क्या है कि भाई हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, पीछे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। ये आप बेरिलियम, हीलियम के बाद लिथियम पर ये आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, लिथियम +1 पर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, लिथियम +2 पर ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कहां अप्लाई होगा? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर या जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि बोहर्स मॉडल ने क्या कहा था कि एवरी ट्रांजिशन गिव्स यू अ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन विच इज यूनिक। लेकिन जब उस स्पेक्ट्रल लाइन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी या मैग्नेटिक फील्ड दी तो वो लाइंस क्या हो गई? वो लाइंस फर्दर स्प्लिट हो गई। तो इसका मतलब यहां से एक ये भी इंडिकेशन मिलता है कि सिर्फ शेल्स नहीं होते, शेल्स के अंदर सब शेल्स भी आ जाते हैं, सब शेल्स के अंदर फिर फर्दर ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं। तो ये यहां से ये पता चला कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्प्लिट होंगी तो उसे कहा जाएगा ज़ीमन इफेक्ट। ठीक है, और यही लाइंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्प्लिट होंगी तो इसे कहा जाएगा स्टार्क इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये ना तो ज़ीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है ना ही स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। इसके अलावा ये जो है ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन नहीं करता। क्वांटाइजेशन आप समझते हैं कि मींस डिस्क्रीटाइजेशन, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और क्या है कि दिस इज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। और ये सर्कुलर ऑर्बिट्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो उसको आगे चल के एक और साइंसदान था सोमरफील्ड, उसने 1915 के अराउंड ये मॉडिफाई किया कि वो ऑर्बिटल सर्कुलर नहीं होते। क्या होते हैं ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब इसका हमने MCQs कुछ लिखे हैं। पहला सवाल, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग हो तो ज़ीमन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग हो तो उसे क्या कहा जाएगा? स्टार्क इफेक्ट। तो पहला ये जवाब है। दूसरा देखें, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय। बोहर किस से कंट्राडिक्ट करता है? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी नहीं, क्वांटम पे तो ये बेस करता था। क्वांटाइजेशन, रेडियो एक्टिविटी नहीं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यस, ये किससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ठीक है, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट देखो,
इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। याद रखें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहां होगा? इन द न्यूक्लियस, इन द सेकंड शेल, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, farthest from the nucleus। तो ground state means nearest to the nucleus, न्यूक्लियस के बहुत ही करीब। यहां देखें the ratio of radius of first orbit of electron orbiting around the nucleus of hydrogen to that of deuterium। ये जो दो सवाल थे ये मैंने फेडरल से उठाए थे, ये O लेवल से हैं, ठीक है। to that of deuterium, ड्यूट्रियम क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका मास हाइड्रोजन से ट्वाइस है, डबल है। तो बताएं उनके रेडियस का रेशो क्या होगा? इफ यू रिमेंबर द फार्मूला फॉर रेडियस, तो रेडियस वाले फार्मूले में क्या था? रेडियस वाले फार्मूले में इफ यू रिमेंबर क्या था कि भाई n स्क्वायर ए नॉट अपॉन z। तो z जो ड्यूट्रियम का है वही हाइड्रोजन का है, तो दोनों का z सेम है, तो दोनों की वजह से दोनों का रेशो क्या निकलेगा? सेम निकलेगा, 1:1। एटॉमिक नंबर चेंज होता तो रेशो चेंज निकलता, एटॉमिक नंबर सेम है तो इस वजह से रेशो सेम। इफ यू रिमेंबर द फार्मूला, ये था ए नॉट n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। The angular momentum of an electron revolving around the nucleus is integral multiple of, angular momentum किसका integral multiple था? पॉइंट था एक कि angular momentum integral multiple किसका था? h अपॉन 2 पाई का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें। The radius of hydrogen atom in the ground state is 0.53 angstrom। The radius of lithium ion similar state will be, lithium के similar state से, अब देखें हाइड्रोजन का कितना है? 0.53। तो बताएं रेडियस ऑफ लिथियम आयन इन सिमिलर स्टेट, इसी स्टेट में, इस स्टेट से क्या मुराद है कि फर्स्ट स्टेट, तो वहां लिथियम +2। पहले आप देखो क्या इसके ऊपर ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल अप्लाई होगा? तो लिथियम +2 का मतलब क्या है? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर अप्लाई होगा। तो अब आपको पता है कि क्या बनेगा फार्मूला? रेडियस बराबर होगा वही ए नॉट की वैल्यू माना 0.53 इंटू n, पहला शेल है, z लिथियम का z कितना है? 3, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये अबाउट कितना आ जाएगा? ये, ठीक है। समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसको नोट करें आप। आगे देखें। When who modified Bohr's theory by introducing elliptical orbit for electron path? तो ये मैंने आपको अभी बताया था, सोमरफील्ड नामी साइंसदान ने किया था ये राउंड अबाउट 1915 में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बोहर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल? किसके लिए बोहर्स थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है? ठीक है, कहां पर बोहर्स थ्योरी अप्लाई नहीं होगी? तो बोहर्स थ्योरी कहां पर अप्लाई नहीं होती? जो क्या हो, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना हो। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है +3, मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 चार्ज +2, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 0 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। लिथियम 3 एटॉमिक नंबर 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 एटॉमिक नंबर न्यूट्रल, तो ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, ये क्या बन गया? 0 इलेक्ट्रॉन। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहां पर अप्लाई नहीं होता? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई होता है, उसके अलावा कहीं और पर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल? कहां पर बोहर थ्योरी एप्लीकेबल होगी? ठीक है, नॉट, ठीक है। कहां पर बोहर थ्योरी एप्लीकेबल हो? लिथियम +1, ठीक है, बेरिलियम +2, H +1 ऑल, तो यहां एक ऑप्शन और होना चाहिए, नन ऑफ दीज। तो कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है तो यहां पे
बोहर्स एटॉमिक थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। तो इसका जवाब होगा ये। आगे देखें, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन हीलियम विल बी। अब एनर्जी का फार्मूला अगर आपको याद हो तो एनर्जी के फार्मूले में क्या था, इफ यू रिमेंबर, फार्मूले में था एनर्जी -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो यही फार्मूला होगा, एनर्जी -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन हीलियम विल बी, पहला इलेक्ट्रॉन हीलियम में कहां होगा, पहले शेल में, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर से वही वैल्यू, z की जगह हीलियम का एटॉमिक नंबर रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इफ यू मल्टीप्लाई -13.6 इंटू 4 तो ये क्या हो जाएगा भाई, पता है आपको, सिंपल है, 24 तो ऊपर चला जाएगा, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, एक ऊपर 4 और एक 5, एक के बाद पॉइंट, तो 54.5। तो इसका जवाब होगा 54.5। समझ गए या इसमें कोई कंफ्यूजन है, नोट करें इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वाज ऑब्जर्व्ड फर्स्ट। कौन सी सीरीज पहले ऑब्जर्व हुई थी, ये ड्यूरिंग लेक्चर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वो सीरीज डिटेक्ट हुई थी जो कहां थी, विजिबल स्पेक्ट्रम में, विजिबल रीजन में। तो इसी सवाल को यूं भी हम लिख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वाज ऑब्जर्व्ड इन विजिबल रीजन या फॉल्स इन विजिबल रीजन। कौन सी सीरीज विजिबल रीजन में फॉल करती है या कौन सी सीरीज को पहले स्टडी किया गया था, तो दैट वाज बामर सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें, When electron jumps from its orbit to another orbit, energy is। अब देखें यहां यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट। ये डिटेल्स नहीं बताई गई कि कहां से कहां जंप करता है। अगर हाई से लो होता तो हम कहते इमिट, लो से हाई होता तो हम कहते एब्जॉर्ब। तो यहां ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो माना इमिट भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो ये जवाब होगा इसका। When an electron changes its orbit from outer to inner, अब देखें outer to inner आएगा तो क्या करेगा, energy has to be released, energy रिलीज करेगा। नेक्स्ट देखो, the energy of each orbit is, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, Rutherford's model of the atom could not explain behavior of dash which was explained by Bohr's atomic model। तो रदरफोर्ड ने किसके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया था, इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, समझ गए बात को। तो आज हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल को डिटेल में देखा और उसके ऊपर काफी सारे हमने एमसीक्यूज किए फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।